तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि क्लास 10th का जो कल पेपर होने वाला है उस पेपर के लिए आज आपको कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए और कौन उस टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट होते हैं परीक्षा की दृष्टि से, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे केवल केमिस्ट्री और बायोलॉजी पे। ठीक है, तो पहले हम लोग चलते हैं लेसन 1 पे। लेसन 1 जो कि रासायनिक अभिक्रियाएँ और रसायन समीकरण के नाम से जाना जाता है। तो इसमें हम लोग पहले पढ़ेंगे संकलन अभिक्रिया किसे कहते हैं। लेसन फर्स्ट में पहले हम पढ़ेंगे कि संकलन अभिक्रिया किसे कहते हैं। संकलन अभिक्रिया को हम बोलते हैं योगात्मक अभिक्रिया। योग माने जुड़ना होता है और संकलन माने भी क्या होता है, जुड़ना होता है। यानी हम कह सकते हैं योग माने जुड़ना हुआ, जब भी तो हम क्या कर सकते हैं, सीधे पूछेगा आपसे तो बताएंगे यहाँ पर संकलन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़ करके किसी एक पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, संकलन अभिक्रियाएं कहते हैं, या योगात्मक अभिक्रियाएं कहते हैं, या योगज अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विस्थापन अभिक्रियाएं या प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। विस्थापन पूछे, प्रतिस्थापन पूछे या एकल विस्थापन पूछे, तीनों का उत्तर केवल एक होगा। इन देखिए, विस्थापन का मतलब होता है हटा देना, विस्थापन प्रतिस्थापन का मतलब भी होता है स्थानों की अदला बदली। यानी हम सीधे कह सकते हैं कि वे अभिक्रियाएं जिसमें किसी यौगिक के परमाणु का या किसी यौगिक के परमाणु का दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापन किया जाता है। वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के परमाणु का दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसी में आता है द्विविस्थापन। जब द्विविस्थापन पूछेगा आपसे तो विस्थापन, प्रतिस्थापन, एकल विस्थापन के लिए परिभाषा सेम रहेगी वही वाली। और पूछा द्विविस्थापन किसे कहते हैं तो आप बताएंगे कि वे अभिक्रियाएं जिनमें आयनों की आपस में अदला बदली के फलस्वरूप उत्पाद का निर्माण होता है। वे अभिक्रियाएं जिनमें आयनों की आपस में अदला बदली के फलस्वरूप निर्माण होता है उत्पाद का, उसे हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग हैं ऑक्सीकरण को हम कहते हैं उपचयन के नाम से। पूछता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया और उपचयन अभिक्रिया से क्या समझते हैं। तो ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, सीधे से आप लोग याद रखिएगा, ऑक्सीजन का जहाँ पर योग होगा वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी तत्व के परमाणु पर ऑक्सीजन का योग होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी तत्व के परमाणु पर ऑक्सीजन का निष्कर्षण होता है उसे हम क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रियाएं कहते हैं। और जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ में होता है तो उसे हम कहते हैं रिडॉक्स अभिक्रियाएं। ठीक है, ज़्यादा डिस्कस करने का समय हमारे पास हम लोग पास है नहीं, थोड़ा हम लोग अप्रॉक्सीमेटली हम लोग थोड़ा सा हल्का हल्का देख लेते हैं क्या है। अब नेक्स्ट आता है संक्षारण किसे कहते हैं। संक्षारण क्या होता है, तो संक्षारण का मतलब ये होता है यहाँ से कि वायु और नमी की उपस्थिति में धातुओं का धीरे धीरे नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। संक्षारण से रोकथाम के उपाय पूछता है, तो पढ़ लीजिएगा आप लोग। संक्षारण किसे कहते हैं, तो वायु और नमी की उपस्थिति में धातुओं का धीरे धीरे नष्ट होने की क्रिया क्या कहलाती है, संक्षारण कहलाती है। और ये एक प्रकार का ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ठीक है, एक प्रकार की ऑक्सीकरण अभिक्रिया संक्षारण। और इसका उपयोग इसमें से इसका पढ़ लीजिएगा कि कैसे हम बचाव करेंगे, रोकथाम कैसे करेंगे। नेक्स्ट है विकृत गंधिता। विकृत माने बेकार होता है, गंधिता माने गंध बना। ठीक है, यानी कि जो तेल और वसायुक्त खाद्य पदार्थ होते हैं, भोजन होते हैं, तो तेल और वसायुक्त खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से उनके स्वाद और गंध का बदल जाना विकृत गंधिता कहलाता है ना। ठीक है, तेल और वसायुक्त खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से उनके स्वाद और गंध का बदल जाना विकृत गंधिता कहलाता है। ठीक है, और इसीलिए हम क्या करते हैं कि जो पैकिंग आती है, पैकेट में जो चीज़ें आती हैं भर करके, उस पैकेट में से ऑक्सीजन को हटा करके उसके स्थान पर क्या करते हैं, नाइट्रोजन भर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वियोजन या अपघटन। तो आप पढ़ें अभी संकलन में क्या होता है कि कोई दो या दो से अधिक परमाणु आपस में जुड़ करके केवल एक उत्पाद का निर्माण कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा इस वाले में कि वे अभिक्रियाएं जिनमें कोई पदार्थ या यौगिक दो या अधिक भागों में टूट जाता है उसे हम कहते हैं वियोजन या अपघटन। अब यहाँ पर देखिए वर्ड आया नेक्स्ट है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, और ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी मतलब निकलना होता है, यानी जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, जिन अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है उन्हें हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और शोषी माने सोखना होता है। ठीक है, अवशोषित होना होता है। तो जिन अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है या जिन अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लेसन से आपको इतना पढ़ना है। एग्जाम्पल सबका आपको अनिवार्य रहेगा, एग्जाम्पल पढ़ लीजिएगा, समय नहीं कि एग्जाम्पल आपको बताएं हम। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट लेसन पे। सेकेंड लेसन है अम्ल क्षार तथा लवण। इसमें देखते हैं हम लोग इससे क्या प्रश्न आता है। तो अम्ल क्षार और लवण से प्रश्न आता है इसमें। तो अम्ल किसे कहते हैं और क्षार किसे कहते हैं, क्षार को भस्म कहते हैं।
तो जलीय विलयन में जो भी पदार्थ हाइड्रोजन आयन देते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं, और जलीय विलयन में जो पदार्थ OH माइनस आयन देते हैं माने हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, जो पदार्थ जलीय विलयन में H+ आयन देंगे माने हाइड्रोजन आयन देंगे उनको अम्ल कहेंगे, और जो पदार्थ जलीय विलयन में OH माइनस आयन देंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, क्षार कहेंगे, ठीक है, या भस्म कहेंगे। लवण किसे कहते हैं, तो जब भी अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करेंगे तो हमेशा लवण बनेगा, उस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो जब अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है, उस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है pH मान पूछता है कि pH मान किसे कहते हैं, या pH पैमाना क्या होता है, या pH स्केल क्या होता है। तो pH मान का मतलब ये होता है यहाँ से कि किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को उसका pH मान कहते हैं। अगर विलयन का pH मान 7, देखिए यहाँ पर हमने pH स्केल बनाया है, pH पैमाना या pH स्केल यहाँ पर हमने बना दिए हैं। तो अगर pH मान 7 है, किसी विलयन का अगर pH मान अगर 7 है तो वह उदासीन प्रकृति का होगा। अगर उसका pH मान 7 से अधिक है तो क्षारीय प्रकृति का होगा। अब 7 से जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही प्रबल क्षारीय, और 7 से जितना कम रहेगा उतना ही दुर्बल क्षारीय। ठीक उसी प्रकार 7 से अगर कम है तो अम्लीय प्रकृति का होगा, अगर 7 है तो उदासीन प्रकृति, 7 से अधिक है तो क्षारीय प्रकृति, 7 से कम है तो अम्लीय प्रकृति। तो 7 से जितना अधिक कम रहेगा, जैसे 1 है 2 हो गया, उतना ही प्रबल अम्लीय, और 7 से जितना अधिक इधर रहेगा उतना ही प्रबल क्षारीय। अगर 7 से थोड़ा मोड़ा अधिक है तो दुर्बल क्षारीय, अगर 7 से थोड़ा मोड़ा कम है तो दुर्बल अम्लीय, ठीक है। तो हो जाएगा। व्यंजक चूर्ण जो होता है इसके बनाने की विधि पूछता है, इसको कैसे हम प्राप्त करते हैं व्यंजक चूर्ण को पूछता है। तो जब भी हम बुझे चूने पर हम क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे तो व्यंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होगा। सूत्र क्या उसका होता है, तो कैल्शियम CaOCl2 होता है, इसका रासायनिक नाम क्या होगा, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। यहाँ पर नेक्स्ट है बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर इसको बोलते हैं या खैनो सोडा बोलते हैं। इसका सूत्र होता है NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। धावन सोडा जो होता है, धावन सोडा कपड़ा धोना सोडा होता है जो, इसका सूत्र क्या होता है Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट नाम होता है इसका रासायनिक। POP प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है POP CSO4 × 1/2H2 सूत्र होता है, इसका नाम क्या होता है, तो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। इसका उपयोग भी पूछता है, इन सबका बनाने की विधि और उपयोग पूछता है। कभी कभी पूछता है कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है इसको आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों नहीं रखते हैं, क्यों रखते हैं। तो आर्द्र मतलब क्या था, नमी होता है। तो जिस बर्तन में हम रखेंगे अगर वो नमी से खुद क्रिया करने वाला रहेगा तो तुरंत ये POP जम जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस बना लेगा उससे क्रिया करके, प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम बना लेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि जो POP होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, उसको आर्द्ररोधी बर्तन में इसलिए रखते हैं क्योंकि अगर वो बर्तन आर्द्ररोधी नहीं रहेगा तो POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस जल से क्रिया करके जिप्सम का निर्माण कर लेगा, ठीक है, इसीलिए। तो ये पूरा लेसन नंबर 2 में इतना आप लोग ध्यान देना है, बढ़िया थोड़ा पढ़ लीजिएगा। बनाने की विधि, रासायनिक गुण, अभिक्रियाएँ सभी आता है इसमें से। अब चलते हैं हम लोग लेसन 3 पे। लेसन 3 यानी जो धातु और अधातु है, इसमें से क्या पढ़ना आप लोगों को है, पढ़ना अयस्क किसे कहते हैं, खनिज किसे कहते हैं। तो खनिज का मतलब होता है कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी की भू परपटी से प्राप्त किए गए या निकाले गए पदार्थों को खनिज कहते हैं। और अयस्क किसे कहते हैं, तो अब बताइएगा यहाँ पे कि अयस्क किसे कहते हैं। तो जो खनिज होते हैं, ऐसे खनिज जिनमें से धातु का निष्कर्षण आसानी पूर्वक और कम खर्च में किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं, ठीक है। यानी कि जिन खनिजों से धातु का निष्कर्षण आसान होता है और कम खर्च में होता है उन्हीं को हम कहते हैं अयस्क। विद्युत रसायन श्रेणी पूछता है प्रश्न 1 नंबर 2 नंबर में एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल याद रखिएगा आप लोग। एग्जाम्पल क्या होता है बताया था मैंने आप लोगों को, यहाँ से इसका एग्जाम्पल क्या होता है, तो ले कुमार नाना क मैगी आलू जंगल में फेकासन। फिर उसके बाद पापा हो कुर्तवा हमार आज आई। ई जो है आपका ट्रिक हो जाएगा, ये श्रेणी है, ये सबसे अधिक सक्रिय, फिर उससे कम सक्रिय, उससे कम सक्रिय, इससे कम सक्रिय, इस तरह से सक्रियता है ना। ये कम सक्रिय इस तरह से घटता हुआ क्रम है। हाइड्रोजन को कौन विस्थापित कर पाएगा, तो जितने इधर हैं वो सभी हाइड्रोजन को विस्थापित कर पाएंगे अम्ल में से, और जितने इधर हैं वो सभी हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएंगे अम्ल में से, ठीक है। तो यहाँ पर श्रेणी कैसे बन गई है, जब धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के बढ़ते या घटते क्रम में रखते हैं तो एक श्रेणी प्राप्त होती है जिससे विद्युत रसायन श्रेणी कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हो जाएगा आपका। अधात्रिक गैंग या मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तो जो अयस्क होते हैं, अयस्कों में उपस्थित धूल के कण, पत्थर, मिट्टी के कण आदि उपस्थित रहते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, अधात्रिक गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं। थोड़ा सा और सही से लिखना चाहेंगे तो आप बताएंगे इस तरह से कि अयस्क में
धातु के कण, अयस्क में मिट्टी के कण, पत्थर के कण, रेत आदि, है ना, मिट्टी के कण, रेत आदि अशुद्धियों के रूप में उपस्थित रहते हैं। इन अशुद्धियों को हम क्या कहते हैं? अधात्री, गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं। पूछा यशद लेपन या गलवनीकरण, ये तो होता है यशद में जिंक होता है, यशद का मतलब जिंक होता है, यानी कि धातुओं को संक्षारण से बचाने के लिए हम उस धातु पर जिंक की परत चढ़ाते हैं, जिंक धातु की परत चढ़ाते हैं, उस क्रिया को हम बोलते हैं यशद लेपन या गलवनीकरण। भर्जन किसे कहते हैं? निस्तापन किसे कहते हैं? याद रखिएगा, यहाँ से निस्तापन, न मतलब ऑक्सीजन नहीं रहेगा, याद रखिएगा आप लोग, निस्तापन न में ऑक्सीजन नहीं रहेगा और इसमें ऑक्सीजन रहेगा। तो अयस्क को भर्जन किसे कहते हैं? तो सांद्रित अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म करने की क्रिया को भर्जन कहते हैं, और अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में, है ना, वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म करने की क्रिया को निस्तापन कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? तो वे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों की भांति व्यवहार करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, जैसे हो जाएगा, है ना। उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? तो वे हम कह सकते हैं यहाँ से उभयधर्मी ऑक्साइड में कि वे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों की तरह व्यवहार करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। गालक किसे कहते हैं? तो वे पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियों को गलनीय यौगिक में बदल देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? गालक कहते हैं। ठीक है, गालक कहते हैं। अयस्कों का सांद्रण होता है ना, अयस्कों से अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? अयस्कों का सांद्रण करते हैं। कभी कभी ये पूछ देता है, किसी अयस्क का नाम दे देगा और कहेगा उससे धातु प्राप्त करने का समीकरण दीजिए। जैसे यहाँ से हम ले लें, अगर आपसे दे दिया यहाँ से कि ZnCO3 जिंक कार्बोनेट अयस्क है, इससे जिंक धातु के निष्कर्षण का समीकरण कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ से इसको सबसे पहले हीट करेंगे। जब हीट करेंगे तो जो इसमें से जिंक है वो एक ऑक्सीजन को, यानी भर्जन, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? निस्तापन करेंगे। इसका क्या करेंगे? निस्तापन। निस्तापन में क्या होता है? ऑक्सीजन नहीं होता है, वायु नहीं होता है। तो यहाँ से जो जिंक है एक ऑक्सीजन चुरा लेगा और बनाएगा ZnO। ठीक, अब बचा क्या इसके पास? जब एगो निकल गया इसके पास तो बचा कितना इसके पास? 2, यानी सी के पास 2 ऑक्सीजन बचा रहेगा। ये क्या हुआ? जिंक ऑक्साइड हो गया। तो सबसे पहले क्या करते हैं? ऑक्साइड में बदलते हैं, यानी कि भर्जन निस्तापन किस लिए करते हैं? तो धातु को ऑक्साइड में बदलने के लिए, अयस्क को ऑक्साइड में बदलने के लिए। अब क्या करेंगे हम लोग? यहाँ से क्या बना? जिंक ZnO हो गया, इसका हम सीधे सीधे कार्बन से ऑप्शन करा देंगे। ऑप्शन जब कराएंगे तो CO निकल जाएगा, C और O निकल जाएगा और बचेगा हमारे पास क्या? केवल जिंक धातु बचेगी। इस प्रकार कोई भी अगर अयस्क पूछे तो कोई भी अयस्क रहेगा, सबसे पहले इसको हम बदलेंगे किसमें? ऑक्साइड में, और जब बदल जाएगा ऑक्साइड में तो हम क्या करेंगे? उसका कार्बन से ऑप्शन करा देंगे, तो कार्बन O को लेकर भाग जाएगा और बचेगा वो धातु खाली बचेगी। ठीक है, बस इसमें से इतना ही पढ़ना है आप लोगों को, और बाकी बहुत सारी चीज़ें पढ़ना है, लेकिन ये सभी थोड़ा सा अधिक चीज़ें आती हैं परीक्षा में। अगर पूछता है आपसे कि धातु किसे कहते हैं, अगर पूछता है धातु किसे कहते हैं, बताएंगे आप लोग कि रासायनिक अभिक्रियाओं में जो तत्व या जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रखते हैं धातु कहलाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं वो क्या कहलाते हैं? अधातु कहलाते हैं। जिन पर माइनस आवेश आता है वो अधिकतम अधातु में होती हैं, जिन प्लस आवेश आता है वो सभी क्या होती हैं? धातु में होती हैं, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा तो हमेशा प्लस आवेश आएगा, और इलेक्ट्रॉन का जब ग्रहण किया जाएगा तो हमेशा क्या होगा? उस पर माइनस आवेश आएगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे लेसन नंबर 4। लेसन नंबर 4 पढ़ेंगे हम लोग, और लेसन नंबर 4 में हम लोग डिस्कस करेंगे कार्बन तथा उसके यौगिक। कार्बन तथा उसके यौगिक पर चलेंगे हम लोग। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्बन की चतुष्फलकीय प्रकृति या और श्रृंखलन गुण पढ़ेंगे। कार्बन का 2 गुण पढ़ेंगे, चतुष्फलकीय प्रकृति और श्रृंखलन गुण पढ़ेंगे। और इसी को परीक्षा में पूछ देता है कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति के नाम से, तो हम भी दोनों पढ़ेंगे ना। ठीक है, चतुष्फलकीय में देखिए हम लोग, तो मीथेन जो होता है CH4 जो होता है CH4, इसमें C होगा और यहाँ से ये सभी जो होंगे H होंगे। ठीक, ये जो होगा फिगर होता है, ये देखिए इस तरह से इसको, तो ऐसे फिगर बनेगा हमारा, ऐसे फिगर बनेगा इसका, ये कुछ इस प्रकार का फिगर बनता है ना, इस प्रकार का कुछ फिगर बनता है, और यहाँ से इसको मिलाते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर देखें तो कार्बन जो होता है, कार्बन यानी कि हम ये किस सूत्र किसका है? मेथेन का है। जब इसको पूछे तो कैसे डिफाइन करेंगे इसको? तो कार्बन, है ना, मेथेन में कार्बन चतुष्फलक के केंद्र पर होता है, चतुष्फलक के केंद्र पर होता है, और इसकी चारों संयुक्ताएं अलग अलग दिशाओं में निर्देशित होती हैं। किन्हीं 2 भुजाओं के बीच का कोण 109 डिग्री
28 मिनट का होता है। इसे कार्बन फल की प्रकृति कहते हैं। बस नहीं आप लोगों को श्रृंखला गुण क्या होता है, तो श्रृंखला बनाने का गुण, यानी जो कार्बन होता है अपने ही परमाणुओं के साथ जुड़ करके लंबी लंबी श्रृंखलाओं का निर्माण करता है। इसी को हम कहते हैं कार्बन का श्रृंखलन गुण। ठीक है, और ये दोनों किस में आते हैं, सर्वतोमुखी प्रकृति में आते हैं। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो हाइड्रोजन और कार्बन, यानी सीधे कह सकते हैं कि वे यौगिक जिनका निर्माण हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त किसे कहेंगे, जिस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच में केवल एकल बंध होगा उसे हम कहेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और जिस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच में 2 बंध अथवा त्रिबंध होगा उसको हम कहेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिससे एल्केन और एल्काइन हो जाएगा। संतृप्त में एल्केन और असंतृप्त में एल्कीन और एल्काइन। अब यहाँ पर आईपीएससी नामकरण पढ़ लीजिएगा। आईपीएससी ने कुछ कंपाउंडों का पूछता है। दहन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो जब किसी पदार्थ को हम वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो जलाने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। इसमें क्या निकलता है, तो CO2 निकलता है और जल निकलता है। एथनॉल से प्रश्न आता है कि एथनॉल बनाने की विधि पूछ देता है, और एथनॉल का 4 रासायनिक अभिक्रिया पूछ देता है। एथनॉल को हम बोलते हैं एथिल अल्कोहल, और इसी में से आता है एस्टरीकरण अभिक्रिया। एस्टरीकरण अभिक्रिया यानी कि वे अभिक्रियाएँ सीधे हम कह सकते हैं कि जब एथनॉल की क्रिया एसिटिक अम्ल से कराते हैं, जब एथनॉल की क्रिया एसिटिक अम्ल से कराते हैं तो एस्टर का निर्माण होता है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, एस्टरीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार एस्टिक अम्ल का भी पूछ देता है, रासायनिक गुण बनाने की विधि, और 3-4 अभिक्रियाएँ पूछता है। साबुन किसे कहते हैं, साबुन से प्रश्न आता है तो उच्च वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण को हम क्या कहते हैं, साबुन कहते हैं। और यहाँ पर क्या होगा कि कार्बोक्सिलिक अम्लों के सल्फेट लवण को हम क्या कहते हैं, साबुन पहले पढ़ लेते हैं। तो उच्च वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण को साबुन कहते हैं तथा इसके निर्माण की क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। अब आता है अपमार्जक किसे कहते हैं। अपमार्जक किसे कहते हैं, तो अपमार्जक मतलब ये होता है यहाँ से कि उच्च वसीय अम्लों के, है ना, या कार्बोनेटों को या कार्बोक्सिलिक अम्लों के सल्फेट लवण को हम क्या कहते हैं, अपमार्जक कहते हैं। मिशेल पूछता है क्या होता है, तो जब साबुन को जल में घोलते हैं तो साबुन का ध्रुवीय सिरा केंद्र की ओर, बाहर की ओर, हम सीधे कह सकते हैं, देखिए पहले कर चाहे बाद में लिखे, उससे कोई मतलब नहीं है ना। तो मिशेल किसे कहते हैं, तो जब साबुन को जल में घोला जाता है तो साबुन का अध्रुवीय सिरा केंद्र की ओर और ध्रुवीय सिरा बाहर की ओर, अध्रुवीय सिरा केंद्र की ओर और ध्रुवीय सिरा बाहर की ओर व्यवस्थित हो जाता है। इस प्रकार एक संरचना बनती है जिसे हम क्या कहते हैं, मिशेल कहते हैं। और जब ये मिशेल धूल या मैल के संपर्क में आता है तो धूल के कणों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, जिससे उनकी कपड़े पर पकड़ कमजोर जाती है और जल से धोने पर मिशेल के साथ साथ धूल के कण भी क्या होते हैं, बह जाते हैं और हमारे कपड़े क्या होते हैं, साफ हो जाते हैं। ये साबुन की सफाई क्रिया में जोड़ देंगे इतना, ठीक है, या निर्माण क्रिया में जोड़ देंगे, बस इतना ना। अब लोग इस पर ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं। इसी में पूछता है आगे कि यहाँ से सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं। सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, तो समान क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों को या तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में रखने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। ठीक है, समान क्रियात्मक समूह तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते या घटते क्रम में रखते हैं तो एक श्रेणी प्राप्त होती है जिसे हम क्या कहते हैं, सजातीय श्रेणी कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोजनीकरण किसे कहते हैं, तो यहाँ पर खुद लिखा हाइड्रोजन, और यहाँ पर कर्ण माने क्या होता है, क्रिया होता है। यानी कि जब किसी यौगिक की क्रिया हाइड्रोजन के साथ कराते हैं तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना भी पूछता है कभी कभी किसी का, जैसे मान लीजिए लिख दिया MgO और कहे कि इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए, तो Mg के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं अंतिम कोष में, तो 2 ठो होते हैं, ठीक है। और O के पास कितने होते हैं, तो O के पास होते हैं 6 ठो, 1 2 3 4 5 6 ठो होते हैं। इनके पास कितने, Mg के पास कितने होते हैं, Mg के पास 2 ठो होते हैं और O के पास 6 ठो होते हैं अंतिम कक्षा में। तो ये ले लेगा 6 2 8 हो जाएगा इसका, है ना, वैलेंसी पूरा हो जाएगी। यानी ये पूरा इसको क्या करेगा, दे देगा, ये पूरा अपना इलेक्ट्रॉन जो होगा इसको दे देगा, तो 6 2 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से बनाते हम लोग हैं, सही से पढ़ लीजिएगा, समय नहीं है कि आपको सही से डिटेल में बता पाएँ। ठीक है, नेक्स्ट लेसन चलते हैं, लास्ट लेसन केमिस्ट्री का 5वां लेसन। लेसन 5 है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। इसमें क्या होता है
कि मेंडलीव की आवर्त सारणी पूछता है कि क्या होती है, चाहे मेंडलीव का आवर्त नियम या मूल आवर्त नियम क्या होता है, या मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित थी, तो परमाणु भार पर आधारित थी। और जो आधुनिक आवर्त सारणी, इसी को हम कहते हैं संशोधित आवर्त सारणी, संशोधित आवर्त सारणी इसी को बोलते हैं। तो एक किस पर आधारित है, तो परमाणु क्रमांक पर आधारित है, इसको दिया था मोजले ने। ठीक है, तो पहले मेंडलीव की आवर्त सारणी क्या होती है, चाहे मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है, चाहे मूल आवर्त नियम क्या है, तो इसके अनुसार तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखने पर एक नियमित अंतर से तत्वों के गुणों की पुनरावृत्ति होती है। उसे हम क्या, ये अपनी हो जाएगी इसमें ना। संशोधित आवर्त सारणी क्या किसे कहते हैं, चाहे आधुनिक आवर्त नियम क्या है, तो आप लिखेंगे कि इसके अनुसार तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। अर्थात तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते या घटते क्रम में रखने पर एक नियमित अंतर से उनके गुणों की पुनरावृत्ति होती है। फिर पढ़ना है विकर्ण संबंध क्या होता है, विकर्ण संबंध किसे कहते हैं। ठीक है, तो दूसरे और तीसरे आवर्त में विकर्ण परिस्थित तत्वों के गुणों में कुछ न कुछ समानता होती है, उसी समानता को हम क्या कहते हैं, विकर्ण संबंध कहते हैं। एग्जाम्पल आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, वर्ग आवर्त ज्ञात करना हम लोग पढ़ना होता है, कैसे हम पता करेंगे किस वर्ग में किस आवर्त में है। जैसे अगर आपको ये प्रश्न दे दे क्वेश्चन में, कह दे आपसे कि 2, 8 और 7 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको दिया गया है, कह दे बताइए किस वर्ग में है, किस आवर्त में है, और कह दे इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा। ठीक है, तो हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो वर्ग ज्ञात करने का तरीका होता है कि हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो अंतिम में कितने हैं, 7 हैं, तो ये वर्ग 7वां का तत्व है। आवर्त जैसे पता करते हैं, तो आवर्त का मतलब होता है कुल कक्षाओं की संख्या, माने कुल इलेक्ट्रॉनों को कितने कक्षाओं में भरे हैं, तो पहला कोष है, दूसरा कोष है, तीसरा, माने आवर्त कितना है, कुल 3 हो जाएगा। क्रमांक कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग, तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं सब इलेक्ट्रॉनों को आपस में जोड़ देंगे तो आ जाएगा क्या हमारा क्रमांक, यानी कि 8, 2, 10, 7, 17, क्रमांक कितना आ जाएगा 17। अगर आपसे इसी को पूछ दे कि आवर्त सारणी में इसकी स्थिति बताइए क्या होगी, तो बताएंगे कि यह वर्ग 7वें और आवर्त तीसरे का तत्व है, यानी तीसरे आवर्त और 7वें वर्ग का तत्व है। या आपसे ऐसे कह दें, आपसे MG दे 12, कह दे कि बताइए कि ये किस वर्ग में और किस आवर्त में होगा, तो इसको निकालिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 10 और 2, 12, तो वर्ग कौन सा इसका होगा। अर्थात आपको वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं, अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अंतिम में कितना है, 2 है, तो वर्ग कितना हो जाएगा इसका 2। आवर्त कैसे ज्ञात करते हैं, कुल कोषों की संख्या, तो पहला, दूसरा और तीसरा 3 कोष है, तो आवर्त का जगह 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग ज्ञात कर पाएंगे। मेंडलीव के आवर्त नियम भी याद रखिएगा, उनका दोष और कमियाँ भी याद रखिएगा, विशेषताएँ है ना, इसकी विशेषताएं भी याद रखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताएं याद रखिएगा। संयोजकता में क्या परिवर्तन होता है जब आगे बढ़ते हैं, तो वर्ग आवर्त पर क्या प्रभाव पड़ता है संयोजकता का, याद रखिएगा आप लोग, है ना। ठीक है, तो जब वो आवर्त में हम बाएं से दाएं बढ़ते हैं, जब आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ते हैं हम लोग हैं, तो संयोजकता क्या होती है, पहले बढ़ती है और फिर घटने लगती है। इस प्रकार कुछ गुण इनमें से याद रखिएगा आप लोग, थोड़ा डिटेल में पढ़िएगा आप लोग, ठीक है ना। ये जो है बहुत बड़ा लेसन आपका है, जैव प्रक्रम लेसन 6 चलते हैं बायोलॉजी में, और बायोलॉजी में बहुत बड़ा लेसन आपका है, इसमें कई लेसन आपका सम्मिलित किए गए थे। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे पोषण के बारे में। पोषण क्या होता है, पोषण का मतलब ये होता है कि शरीर की वृद्धि, विकास और ऊर्जा की प्राप्ति के लिए, है ना, शरीर की वृद्धि और विकास के लिए ऊर्जा प्राप्त करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। शरीर के लिए, शरीर की वृद्धि के लिए, विकास के लिए और सही तरीके से कार्य करने के लिए ऊर्जा प्राप्त करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। पोषण 2 प्रकार का होता है, एक होता है स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण। स्वपोषी का मतलब ये होता है यहाँ से कि ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं, और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, स्वपोषी पोषण कहते हैं। परपोषी में क्या होता है यहाँ से कि ऐसे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, परपोषी कहते हैं, और इस पोषण को हम बोलते हैं परपोषी पोषण। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है यहाँ पर, तो पौधों द्वारा जल और CO2 की उपस्थिति में, है ना, पौधों द्वारा जल, CO2 और प्रकाश की उपस्थिति में, ना, पौधों द्वारा जल, CO2 और प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के अंदर भोजन के बनाने की क्रिया को, भोजन के निर्माण की क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पौधों द्वारा जल, CO2 और प्रकाश की उपस्थिति में, माने प्रकाश सूर्य का रहेगा, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में
भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। दंत सूत्र पूछता है, दंत सूत्र पूछता है तो पूछता है मनुष्य कितना होता है, तो 21-23 बटा में 21-23। और जो है कृंतक है, रत्नक है, चर्वणक है और ये अग्रचर्वणक है ना, अग्रचर्वणक ना, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, है ना। कृंतक कुतरने के लिए होता है, रत्नक चीरने फाड़ने के लिए होता है, और यहाँ पर होता है अग्रचर्वणक पीसने के लिए और चबाने के लिए होता है, और मोलर भी होता है चबाने के लिए। ठीक है। दंत सूत्र का मतलब क्या होता है कि किसी जीव के अंदर पाए जाने वाले दांतों को या दांतों की संख्या को सूत्रों द्वारा प्रदर्शित करने पर हम उसके बाद क्या बोलते हैं? दंत सूत्र कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है पाचन। पढ़ना हम लोगों को, पाचन पढ़ लीजिएगा आप लोग, और पाचन में जो अंग भाग लेते हैं उनको पढ़ लीजिएगा। रंध्र पढ़ना है, रंध्र का मतलब सांस लेने के लिए स्टोमेटा इसको बोलते हैं। पौधे इसी द्वारा सांस लेते हैं, स्टोमेटा, इसका फिगर भी पूछ लेता है। अग्नाशय, अग्नाशय से पूछता है यहाँ से कि इंसुलिन हार्मोन कहाँ से निकलता है, तो अग्नाशय की दीवारों पर जो लंगर है इसकी दीपिकाएँ होती हैं वहीं से निकलता है इंसुलिन हार्मोन्स और ग्लूकागॉन हार्मोन्स। ठीक है। और दोनों क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का उपापचय करते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। यकृत, यकृत जो होता है लीवर होता है, और लीवर से पूछ देता है प्रश्न यहाँ से कि लीवर से कौन सा क्या निकलता है, तो पित्तरस का स्राव होता है, पित्तरस का, और ये निकलता है यकृत से पित्तरस, और कहाँ पे इकट्ठा होता है, तो पित्ताशय में इकट्ठा होता है। इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में अंतर पूछ देता है, या फिर वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण, इसी को बोलते हैं वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण। यानी जब शोषण होगा, जब शोषण क्रिया वायु की उपस्थिति में होगी तो वायवीय शोषण, और जब शोषण क्रिया वायु की अनुपस्थिति में होगी तो अवायवीय शोषण या अनाक्षी शोषण। नेक्स्ट है गैसीय विनिमय, यानी गैसों का आदान प्रदान। जो हमारे शरीर में रुधिर होता है, रुधिर क्या करता है कि फेफड़े से ऑक्सीजन को ले जाता है और सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है, और जो भी कोशिकाओं में CO2 बना होता है उसको फिर ले आकर यहाँ बाहर छोड़ता है। इस पूरी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? गैसीय विनिमय कहते हैं। और यहाँ पर क्या हीमोग्लोबिन पर टिप्पणी करता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन जो होता है एक प्रकार का वर्णक है जिससे कारण रक्त का रंग क्या होता है? लाल होता है। और यही हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन से क्रिया करके, ऑक्सीजन को जोड़ करके क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और सभी कोशिकाओं तक भोज्य पदार्थों को और ऑक्सीजन को पहुँचाने का कार्य करता है। ठीक है। रुधिर प्रसंचरण, जो रुधिर होता है, जो रुधिर हमारा होता है वह शरीर के सभी अंगों तक फैला हुआ है ना, नसों के माध्यम से। ठीक है। शिराओं के माध्यम से फैला हुआ है। तो रुधिर क्या करता है कि सभी भागों तक भोज्य पदार्थों और ऑक्सीजन को पहुँचाने का कार्य करता है। इस पूरी प्रक्रिया को हम बोलते हैं रुधिर प्रसंचरण, और इसको हम बोलते हैं दोहरा प्रसंचरण। किसे कहते हैं? तो रुधिर प्रसंचरण के दौरान मानव हृदय में रुधिर 2 बार प्रवेश करता है। रुधिर प्रसंचरण के दौरान मानव हृदय में रुधिर 2 बार प्रवेश करता है। इस क्रिया को हम बोलते हैं दोहरा प्रसंचरण। ठीक है। नेक्स्ट है वाष्पोत्सर्जन, यानी कि पौधों के वायवीय भागों द्वारा होने वाले जल की हानि को हम क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। सही से पढ़ना, आप लोग सब कुछ डिटेल में पढ़ना है, हम शॉर्ट बता रहे हैं आप लोगों को। रुधिर का थक्का बने क्रिया को पढ़ लीजिएगा। रुधिर और लसिका में अंतर पूछ देता है परीक्षा में। धमनी और शिरा में अंतर पूछ देता है। रसारोहण पूछता है। रसारोहण क्या होता है कि वह क्रिया होती है जिसके द्वारा जल जो होता है मिट्टी से ऊपर पहुंचता है ना, सभी भागों तक पहुंचता है। इसको पढ़ लीजिएगा। उत्सर्जन पढ़ लीजिएगा आप लोग, है ना, उसमें पढ़ लीजिएगा। ठीक। और बढ़ते हैं लेसन नंबर 7वां, जीव जन कैसे कहते हैं। तो पहले जान जन किसे कहते हैं। जन का मतलब ये होता है कि सभी जीवों में अपने संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? जन कहते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, लिंग जन और अलिंग जनन। लिंग जन पढ़ लीजिएगा मानव में भी। लिंग का मतलब ये होता है, यहाँ पर देखिए वर्ड क्या आ रहा है? लिंग आ रहा है। लिंग मतलब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का मतलब यहाँ पर रहेगा, नर और मादा का मतलब रहेगा। यानी कि जब पौधों में नर और मादा के मिलने से या संयुग्मन से जब संतान की उत्पत्ति होती है तो उसको क्या कहते हैं? लिंगजन कहते हैं। और जब पुष्प के अलावा किसी अन्य भाग से नए संतान की उत्पत्ति होती है तो उसको क्या कहते हैं? अलिंगजन कहते हैं। इसी प्रकार इसी को हम कह सकते हैं कायिक जन भी। मैंने इसमें क्या बताएंगे परिभाषा को कि पौधों के कायिक भागों द्वारा, जैसे जड़, तना और पत्ती कायिक भाग होते हैं, तो पौधों के कायिक भागों द्वारा नए संतान की उत्पत्ति को हम क्या कहते हैं? कायिक जनन कहते हैं। निषेचन क्या होता है? तो नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने की क्रिया को क्या बोलते हैं? निषेचन बोलते हैं। जब नर युग्मक मिलता है अंड कोशिका से तो युग्मनज बनता है, द्विगुणित युग्मनज बनता है, उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? संयुग्मन कहते हैं। और जब, यानी हम सीधे कह सकते हैं कि एक नर युग्मक रहेगा और फिर क्या रहेगा? अंड कोशिका रहेगी। नर युग्मक और अंड कोशिका जब आपस में मिलते हैं तो द्विगुणित युग्मनज बनता है, 2n द्विगुणित युग्मनज बनता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? संयुग्मन कहते हैं। और जब एक नर युग्मक, ठीक है, ध्रुवीय केंद्रक के साथ जुड़ जाता है, ध्रुवीय केंद्र के साथ जुड़ जाता है तो बनता है त्रिगुणित भ्रूणपोष बनता है। क्या बनता है? त्रिगुणित भ्रूणपोष बनता है, भ्रूणपोष का निर्माण होता है। इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? त्रिसंलयन। ठीक है। यानी कि निषेचन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, बाह्य निषेचन, अंतः निषेचन। जब निषेचन शरीर के बाहर होगा
तो बाह्य निषेचन, और जब निषेचन क्रिया शरीर के अंदर हुई तो अंतर निषेचन। ठीक है, जब एक नर युग्मक अंडकोश का जुड़ता है तो द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है, इस क्रिया को हम बोलते हैं संयुग्मन। और जब एक नर युग्मक ध्रुवीय केंद्रक से जुड़कर त्रिगुणित भ्रूणपोष का निर्माण करता है तो इस क्रिया को बोलते हैं त्रिसंलयन। ठीक है, थोड़ा सा हम फास्ट चल रहे हैं, फास्ट बोल रहे हैं, तो ध्यान सुनने का प्रयास करिएगा। द्वारा निषेचन किसे कहते हैं? तो जब ये पूरा डिफाइन करने के बाद हम क्या कर देंगे, लास्ट में बस क्या जोड़ना आप लोगों को, इतना लिखने के बाद लास्ट में क्या लिखना है कि जब ये दोनों क्रियाएं किसी पौधे में एक साथ होती हैं तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? द्वारा निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? दोहरा निषेचन कहते हैं। ठीक है, यहाँ से परागण किसे कहते हैं? तो परागण क्या होता है तो बताएंगे आप लोग यहाँ से कि परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुँचने की क्रिया को क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। स्व माने स्वयं की बात कर रहे हैं, यानी जब उसी पौधे के पुष्प का परागकण उसी पौधे किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो इसको हम बोलते हैं स्वपरागण। और पर माने पराया होता है, तो जब किसी पौधे के पुष्प का परागकण दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है उसको हम क्या कहते हैं? परपरागण। एक लिंगी पुष्प किसे कहते हैं? द्विलिंगी पुष्प किसे कहते हैं? एक लिंग का मतलब होता है कि जिसमें केवल नर या मादा में से कोई एक ही मौजूद हो, उपस्थित हो, उसको हम बोलते हैं एक लिंगी। और जिस पुष्प में नर और मादा दोनों एक साथ पाए जाते हैं उसको हम बोलते हैं द्विलिंगी या उभयलिंगी। विखंडन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जिसमें कोई भी जीवधारी कई भागों में टूट जाता है और प्रत्येक भाग से संतान की उत्पत्ति होती है। मुकुलन क्या होता है? तो यह भी एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। इसमें जीवधारी के शरीर पर मुकुल बनता है और वह मुकुल क्या होता है? मुकुल बनता है और वह मुकुल शरीर से अलग होकर नए संतान की उत्पत्ति करता है। परिवार नियोजन क्या होता है या जनसंख्या विस्फोट को कम करने के उपाय क्या है, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय क्या है, तो ये सब लिखेंगे। ठीक है, तो परिवार नियोजन में हम लोग पढ़ते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जनसंख्या वृद्धि को कम करने के लिए हम सीधे कह सकते हैं यहाँ से कि वैज्ञानिक विधियों द्वारा परिवार को नियोजित करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? परिवार नियोजन कहते हैं। और ये किस लिए हम लोग करते हैं? तो जनसंख्या पर नियंत्रण पाने के लिए। और इसकी दो विधियां हैं, परिवार नियोजन की दो विधियां हैं, अस्थायी और अस्थायी। अस्थायी विधियां में आपका आता है ट्यूबेक्टोमी, वसेक्टोमी, यानी कि बंध्याकरण आता है। बंध्याकरण में क्या होता है कि जनन वाहिनी को काट करके बांध दिया जाता है। जनन वाहिनी को काट करके बांध दिया जाता है जिससे निषेचन नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं बंध्याकरण। ठीक है, इसमें दो आता है, ट्यूबेक्टोमी, वेसेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी को हम बोलते हैं पुरुष नसबंदी और ट्यूबेक्टोमी को हम बोलते हैं महिला नसबंदी और वेसेक्टोमी को हम बोलते हैं पुरुष नसबंदी। तो ट्यूबेक्टोमी का मतलब महिला नसबंदी होता है। इसमें क्या होता है कि अंडवाहिनी को काट करके बांध दिया जाता है जिससे निषेचन नहीं हो पाता है, इसको हम बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। और इसमें क्या होता है वेसेक्टोमी में कि शुक्रवाहिनी को काट करके बांध दिया जाता है जिससे निषेचन नहीं हो पाता है, अर्थात शुक्राणु के मार्ग को रोक दिया जाता है, इसको हम कहते हैं वेसेक्टोमी। अस्थायी विधियाँ जो होती हैं इसमें आती हैं गर्भ निरोधक गोलियाँ आती हैं, कंडोम्स आते हैं। और साथ ही साथ जब स्त्री में मासिक धर्म चल रहा हो तो उस अवस्था में संभोग नहीं करना चाहिए, है ना। अगर करें भी तो कंडोम लगा करना चाहिए। इस तरह से अस्थायी विधियाँ आ जाती हैं। या फिर गर्भ निरोधक गोलियों का प्रयोग करना चाहिए ताकि गर्भ न ठहरे। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा आपका। इसमें गर्भ निरोधक गोलियाँ कौन कौन सी आती हैं? तो मालाडी आती है और सहेली आती है, गर्भ निरोधक गोलियाँ। बाकी हम चलते हैं नेक्स्ट पे। ये सभी जो बायोलॉजी में जितने भी लेसन हम पढ़ रहे हैं सब बड़े लेसन है, इसलिए हमको अधिक बताना पड़ रहा है और आप बढ़िया से पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं आनुवंशिकता एवं जैव विकास, लेसन नंबर 8वां। आनुवंशिकता और जैव विकास हम लोग पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है हमको पढ़ना जीन के बारे में। जीन क्या होता है? तो जो जीन होता है यह डीएनए का छोटा खंड होता है, यानी डीएनए के सूक्ष्म खंडों को हम जीन कहते हैं और ये लक्षणों का निर्धारण करने का कार्य करते हैं। ठीक है, हम पढ़ेंगे फिर जीनोटाइप और फिनोटाइप का क्या मतलब होता है। जीनोटाइप का मतलब ये होता है कि किसी जीवधारी की कोशिका में पाई जाने वाली जीन संरचना को हम क्या कहते हैं? जीनोटाइप कहते हैं। फिनोटाइप किसे कहते हैं? तो किसी जीवधारी के बाह्य स्वरूप यानी कि रंग, रूप, आकार, स्वभाव, किसी जीवधारी के बाह्य स्वरूप को हम क्या कहते हैं? फिनोटाइप कहते हैं। टेस्ट क्लास, बैक क्लास का मतलब क्या होता है कि प्रथम पीढ़ी में प्राप्त संतति का संकरण जब उसी के अप्रभावी जनक से कराते हैं तो इस क्रिया को हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस। और जब पहली पीढ़ी में प्राप्त संतति का संकरण उसी के किसी भी एक जनक से करा देते हैं तो उसको हम कहते हैं बैक क्रॉस। ठीक है, यानी कि पहली पीढ़ी में प्राप्त संतति का संकरण जब उसी के अप्रभावी जनक से कराते हैं तो उसको टेस्ट क्रॉस कहा जाता है। और जब उसी के किसी जनक से कराते हैं क्रॉस तो उसको हम बोलते हैं बैक क्रॉस।
ठीक है, बैक क्रॉस। नेक्स्ट है एक संकर संकरण। तो जब एक लक्षण को ध्यान में रखकर, एक तुलनात्मक लक्षण को ध्यान में रखकर संकरण कराते हैं तो उसे हम कहते हैं संकर संकरण। और जब दो लक्षण को ध्यान में रखकर संकरण कराते हैं तो उसको हम बोलते हैं द्विसंकर संकरण। समयुग्मजी माने समान युग्मक, यानी कि जब किसी लक्षण के लिए दोनों युग्मक समान होते हैं तो उसे हम समयुग्मजी कहते हैं। और जब किसी लक्षण के लिए दोनों युग्मक भिन्न होते हैं, विषम होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? विषमयुग्मजी बोलते हैं। प्रभावी और अप्रभावी का मतलब ये होता है कि तुलनात्मक लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराने पर पहली पीढ़ी में जो लक्षण प्रदर्शित होता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं, और जो लक्षण प्रदर्शित नहीं हो पाता है, छिप जाता है, उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। मेंडल के तीनों नियम पढ़ लीजिएगा, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र विवरण का नियम और अनुपात याद रखिएगा। जीनोटाइप फेनोटाइप अनुपात याद रखिएगा। जीनोटाइप और फेनोटाइप अनुपात याद रखिएगा आप लोग कि किस में कितना होता है। रक्त वर्ग देख लीजिएगा आप लोग, जाकर कक्षा 10 के प्लेलिस्ट वाली वीडियो देख लीजिएगा आप लोग, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी सही वीडियो। रक्त वर्ग पर लिख लीजिएगा किसने खोज किया था। इसमें जो रक्त वर्ग ओ होता है उसको हम बोलते हैं सर्वदाता और ए बी को बोलते हैं सर्वग्राही, ठीक है। मनुष्य में लिंग निर्धारण पढ़ लीजिएगा। मनुष्य में लिंग का निर्धारण कैसे होता है, लिंग निर्धारण किसे कहते हैं? तो लिंग निर्धारण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह सुनिश्चित होता है कि जो संतान उत्पन्न होने वाली है वो नर है कि मादा है, ठीक है। और कैसे होता है पढ़ लीजिएगा। अपूर्ण प्रभाविता पढ़ लीजिएगा आप लोग। अपूर्ण प्रभाविता का मतलब ये होता है कि जब तुलनात्मक लक्षण को ध्यान में रखकर क्रॉस कराने पर पहली पीढ़ी में जब मध्यवर्ती लक्षण प्रकट होते हैं तो उसको हम कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता। इसकी खोज किया था किसने? कार्ल कोरेंस ने। किस पौधे पर? तो मिराबिलिस जलापा पर। समजात अंग किसे कहते हैं? सम माने समान और जात माने उत्पत्ति और मूल संरचना, यानी कि ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति और मूल संरचना समान होती है लेकिन कार्य अलग अलग होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? समजात अंग कहते हैं। जैसे मनुष्य का हाथ, घोड़े का अगला पैर, मेढक का अगला पैर, पक्षी के पंख, ये सभी क्या है? समजात अंग है। दूसरा क्या है? समवृत्ति अंग, या इसी को बोलते हैं समरूप अंग, यानी ऐसे अंग, सम माने समान, वृत्ति माने कार्य, यानी ऐसे अंग जिनके कार्य समान होते हैं लेकिन उत्पत्ति और मूल संरचना भिन्न होती है, उसे हम क्या कहते हैं? समवृत्ति अंग या समरूप अंग। जैसे एग्जाम्पल में कीट, पक्षी और चमगादड़ के पंख, सबकी उत्पत्ति अलग अलग होती है, सबका कार्य क्या होता है? उड़ना। अवशेषी अंग किसे कहते हैं? तो ऐसे अंग जो पूर्वजों में अधिक विकसित हुआ करते थे लेकिन उनका उपयोग न होने के कारण ये समाप्त हो गए और आज केवल उनके अवशेष ही पाए जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? अवशेषी अंग कहते हैं, ठीक है। जैसे निमेषक पटल आँख में पाई जाती है, क्रीमरूप परिशेषिका आँत में पाई जाती है, कड़पल्लव पेशियाँ हो गई, पुच्छ कशेरुकाएँ हो गई, ये सभी क्या हैं? शरीर के बाल हो गए, ये सभी क्या है? मनुष्यों के अवशेषी अंग हैं। लैमार्क और डार्विन आप लोग पढ़ लीजिएगा। उत्परिवर्तन किसे कहते हैं? तो जीन या डीएनए या गुणसूत्र में अचानक होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन कहते हैं। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ह्यूगो डिब्रीज ने दिया था, ह्यूगो डिब्रीज ने दिया था, ठीक है। तो इस तरह से आप सही से इसको सही से डिफाइन कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा बढ़िया से। कभी कभी लैमार्क और डार्विन में अंतर भी पूछ देता है, उसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ऊर्जा के स्रोत के बारे में। तो ऊर्जा के स्रोत में पूछता है कि ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत या इसी को हम कहते हैं अनवीकरणीय स्रोत कौन कौन से हैं? तो इसका मतलब ये होता है, पारंपरिक स्रोत या नवीकरणीय स्रोत का मतलब ये होता है कि ऊर्जा के ऐसे स्रोत जिनकी मात्रा सीमित है, अगर उनका उपयोग हम अधिक मात्रा में करें तो वो पृथ्वी पर से खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, उनको हम कहते हैं ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत या फिर ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत। जैसे जीवाश्म ईंधन, पेट्रोलियम, कोयला, पेट्रोल, डीजल जितने भी आते हैं ये सभी क्या हैं? पारंपरिक स्रोत हैं या अनवीकरणीय स्रोत हैं। इनकी मात्राएं सीमित हैं, इनका उपयोग हम अधिक करेंगे तो ये क्या हो जाएंगी? खत्म हो जाएंगी। दूसरा है गैर पारंपरिक स्रोत। ऊर्जा के पूछता है कि ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, है ना, परंपरागत स्रोत इसको पूछता है, परंपरागत स्रोत पूछता है ना, इसको ऐसे पूछता है कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कौन से हैं? तब भी यही बताएंगे आप लोग, यानी कि ऐसे ऊर्जा के स्रोत जिनकी मात्राएं सीमित हैं, है ना, और जो जिनका अधिक उपयोग करने से नष्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, उनको हम क्या कहते हैं? ऊर्जा के परंपरागत स्रोत या पारंपरिक स्रोत, या इसी को बोलते हैं अनवीकरणीय स्रोत। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कौन से हैं या नवीकरणीय स्रोत कौन कौन से हैं? तो ऊर्जा के ऐसे स्रोत जिनकी मात्राएं असीमित हैं, माने कि बहुत ज़्यादा मात्रा में हैं, जो समाप्त नहीं हो सकते। जैसे सूर्य की ऊर्जा यानी प्रकाश, वायु की ऊर्जा हवा, जल की ऊर्जा, ये सभी क्या हैं? ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं या नवीकरणीय स्रोत हैं, ठीक है। जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? तो जीवाश्मों से निर्मित ईंधन को हम क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जैसे पेट्रोलियम, डीजल, पेट्रोल, कोयला, सब है ना, ठीक है। नाभिकीय ऊर्जा क्या होता है? तो नाभिक के संलयन या विखंडन से, नाभिकों के संलयन या विखंडन से
जो ऊर्जा प्राप्त होती है या मुक्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं, नाभिक का विखंडन, माने कि जब कोई नाभिक दो या अधिक छोटे नाभिकों में टूटता है तो उसको हम कहते हैं नाभिकीय विखंडन। और जब दो या अधिक नाभिक आपस में जुड़ करके एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो उसको हम कहते हैं नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन। ठीक है।